मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम राजस्थान सर्विस रूल 1951 के डेफिनेशंस पर चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको अवकाश के बारे में बता दिया था। आज हम बात कर रहे हैं मानदेय के बारे में। साथियों, मानदेय के बारे में, ये जो मानदेय है हमारा, ये मानदेय क्या होता है, किस प्रकार की स्थिति है, इन चीजों को जानने की जरूरत है। ये नियम 7(13) में मानदेय के बारे में बताया गया है कि मानदेय एक राज्य कार्मिक को, एक स्टेट के एम्प्लॉयज को अनावर्तक राशि, अनावर्तक का मतलब अनरोटेशनल, जो अनरोटेटेड होता है, जो एक नियमित अंतराल में नहीं दिया जाता, बारी बारी से नहीं दिया जाता, तो वो अनावर्तक राशि के उस भुगतान से है जो राज्य या भारत की संचित निधि से किसी समय विशेष कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि ऑनरेरियम जो होता है, ऑनरेरियम का मतलब ये होता है कि मान रखने के लिए दिया गया वेतन। साथियों, मान रखने के लिए कभी कभार कोई कार्मिक है या अधिकारी है किसी दूसरे प्रोग्राम्स में जहां पर मानदेय की व्यवस्था भी की गई है, वहां पर लेक्चरर देने के लिए जाता है, तो उसको मान रखने के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, जो भी तय किया हुआ है उस संस्थान ने, वो दिया जाता है। ये वेतन का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन ये राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से कोई विशेष कार्य कर रहा है, उसके लिए दिया जाता है। जैसे हम बताते हैं आपको कि यदि कोई कार्य है राज्य कार्मिक के कर्तव्यों का वैधानिक अंश माना जाता है, तो उस कार्य के लिए उसे किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए कि मैं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में सेवाएं दे रहा हूं, और उद्योग और वाणिज्य विभाग में सेवाएं देते समय यदि मैं कोई सेमिनार आयोजित करवाता हूं या कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाता हूं जिसमें मानदेय की व्यवस्था भी है, तो मुझे मानदेय स्पेशली मैं मेरे लिए नहीं लूंगा, मैं किसी दूसरे स्पेशली इन्वाइटी को आमंत्रित करता हूं तो उसको मानदेय दूंगा। तो मेरा तो ये वैधानिक कार्य है ही, जिसका कोई ये कार्य नहीं है और वो स्पेशली इन्वाइटी के रूप में आता है, तो उसे मानदेय दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप कार्यालय समय के बाद भी कार्य करना एक प्रकार से राज्य कार्मिक का उत्तरदायित्व है। सीधे सीधे RSR के नियमों में साथियों लिखा हुआ है कि यदि कार्यालय समय के बाद भी आप काम करते हैं तो आपको अतिरिक्त काम के लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप राज्य सरकार के 24/7 घंटे के कार्मिक है। इसके लिए सामान्यतः कोई मानदेय स्वीकृत नहीं होगा, किंतु लगातार कार्यालय समय के बाद भी काम करते रहने के कारण मानदेय या विशेष वेतन का प्रस्ताव उचित ठहराया जा सकता है। साथियों, ये दो प्रकार के कार्मिक होते हैं। यदि लगातार कोई काम में वृद्धि हो गई है, निरंतरता में वृद्धि हो गई है, तो ऑफिसर्स के लिए तो कोई स्पेसिफिक वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन राज्य कार्मिक को क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन लीव के रूप में उसे अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जा सकता है। ऐसा भी हमारे जीएफ अंडर नियमों में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग टाइम की। ज्वाइनिंग टाइम के लिए अभी फिलहाल राजस्थान ज्वाइनिंग टाइम रूल 1981 लागू है। तो ये हमारे नियम 7(14) में कहा गया है कि एक राज्य कार्मिक को दिए गए उस समय से है तो उसे नए पद पर कार्यभार संभालने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापित होने पर यात्रा के लिए स्वीकृत किया जाता है। साथियों, आप सब लोग जानते होंगे कि स्थानांतरण एक नियमित प्रक्रिया होती है। सरकारी सेवा में स्थानांतरण एक नियमित प्रक्रिया है। जब कोई कार्मिक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो दूसरी जगह पर जाता है, तो एक यूं समझिए कि स्थानांतरित होने पर उसका जगह चेंज होती है, स्थान परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन के लिए उसको 10 दिन का एक ज्वाइनिंग पीरियड दिया जाता है कि 10 दिन के भीतर भीतर वो अपना काम ज्वाइनिंग कर सकता है। यदि नियमों में यह भी है कि यदि वो दूसरे दिन ही ज्वाइनिंग कर लेता है तो उसके जो सेवा पुस्तिका में 10 दिन उपार्जित अवकाश के रूप में अंकित कर दिए जाते हैं। तब बात करते हैं साथियों हम अवकाश के बारे में, लीव के बारे में। एक तो हॉलीडे की बात कर रहे थे, हमें लीव की बात कर रहे हैं। हॉलीडे तो राजपत्रित अवकाश होता है,
सरकार के द्वारा देय होते हैं, जबकि लीव जो होती है हमारी, लीव उपार्जित अवकाश के रूप में होती है, जिसको हम प्रिविलेज्ड लीव कह सकते हैं, पीएल कह सकते हैं। अर्ध वेतन अवकाश के रूप में होती है, रूपांतरित अवकाश के रूप में होती है कम्यूटेड लीव, जिसको मेडिकल लीव कह सकते हैं। विशेष अयोग्यता अवकाश होता है, अध्ययन अवकाश होता है, प्रसूति अवकाश होता है, अस्पताल अवकाश होता है, अदेय अवकाश होता है, असाधारण अवकाश होता है। आगे चलकर हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मायने रखते हैं। इसमें साथियों एक आपका यूं कहें हम कि इसमें आपके आकस्मिक अवकाश नहीं है। आकस्मिक अवकाश को हमने लीव के रूप में नहीं माना है, तो ये हमें देखने की जरूरत है कि क्या आकस्मिक अवकाश सीएल लीव है। कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आकस्मिक अवकाश लीव नहीं होती, सीएल इज नॉट ए लीव, यूं कह सकते हैं। अब हम अवकाश वेतन की बात करें, अवकाश वेतन में हम बात करते हैं तो अवकाश वेतन में लीव सैलरी, यदि कोई अवकाश लेता है तो क्या उसे सैलरी मिलती है? नियम 716 में ये बात कही गई है कि एक राज्य कार्मिक को किसी भी प्रकार की अवकाश अवधि में दी जाने वाली मासिक वेतन राशि अवकाश वेतन कहलाती है। पदाधिकार की बात करते हैं, लियन की बात, लियन के बारे में काफी जबरदस्त है। नियम 717 में इसका अर्थ बताया गया है, एक ऐसी स्थायी पद, यदि कोई राज्य कार्मिक 2 या 2 से अधिक वर्ष की सेवा करता है तो वो स्थायी पद अर्जित कर लेता है, स्थायी पद धारण कर लेता है। स्थायी पद धारण कर लेता तो उस पद के प्रति उसका अधिकार बन जाता, जिसको हम पदाधिकार कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में लियन बोलते हैं। कई कार्मिकों से, साथियों से आपने पढ़ा होगा कि वह उस पद पर अपनी मूल नियुक्ति के फलस्वरूप पद धारण करता है। जैसे कोई स्थायी कार्मिक अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो उसका पदाधिकार 2 वर्ष तक बना रहता है। साथियों सीधा सा मतलब यह है कि यदि कोई कार्मिक 2 वर्ष से अधिक की सेवा कर चुका है तो वो एक स्थायी पद धारण कर लेता है। दूसरी बात इसमें क्या होती है, स्थायी पद धारण करने के बाद में यदि वो इस्तीफा दे देता है या फिर छोड़ के चला जाता है या किसी दूसरे विभाग में चला जाता है तो उसे उसका पद रिक्त माना जाता है 2 साल तक। यदि 2 साल के भीतर वो वापस आ जाता है तो उसे उस पद पर रख लिया जाता है, क्योंकि उसका पदाधिकार बन गया था, लियन बन गया था, इसलिए ये लियन है। अब हम बात करते हैं साथियों स्थानीय निधि की, लोकल फंड्स की बात करते हैं। लोकल फंड क्या होता है साथियों? जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारत की संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि होती है, और एक पीडी अकाउंट होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स अकाउंट्स होता है। ये राज्य सरकार के अकाउंट्स होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सरकार किसी कानून के द्वारा किसी बोर्ड का गठन कर देती है, किसी संस्था का गठन कर देती है, और उसके लिए राज्य की संचित निधि काम नहीं आती, क्योंकि वो स्वतंत्र, स्वायत्त और पृथक होते हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि लोकल फंड पंचायती राज संस्थाओं के लिए, नगरीय निकायों के लिए, ये आपके लोकल फंड होता है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने एक लोकल फंड ऑडिट एक्ट 1954 पारित किया है स्थानीय निधि को मामले में। एलएफईडी का नाम आपने खूब सुना होगा कि पंचायती राज संस्थाओं में, नगरीय निकायों में एलएफईडी द्वारा ऑडिट की जाती है, लोकल फंड ऑडिट वो करता है। तो उसका मतलब यह नियम 718 में इसका तात्पर्य बताया गया है कि विभिन्न निकायों द्वारा प्राप्त उस राजस्व से है जो किसी कानूनी शक्ति रखने वाले नियमों के आधार पर सरकार के नियंत्रण में आता है, चाहे वह नियंत्रण किसी साधारण या विशेष मामले में कार्रवाई करने के संबंध में ही क्यों न हो। किसका मतलब यह है, जैसे बजट स्वीकार करना, विशेष पदों का सृजन करना या उन्हें भरने की स्वीकृति देना या अवकाश पेंशन आदि के नियम बनाना, साथ ही किसी संस्था या निकाय के उस राजस्व से भी है जो विशेष रूप से राज्यपाल द्वारा स्थानीय निधि घोषित की गई हो। साथियों मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप यदि
पंचायती राज संस्था में काम करते हैं तो उस संस्था के कार्मिकों को वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाता, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक के अंतर्गत नहीं दिया जाता। उसके वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित लोकल फंड से दिया जाता है, और वो लोकल फंड को भी वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। राज्य सरकार जिस प्रकार से अपने कार्मिकों पर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार से स्थानीय निधि के अंतर्गत भी कार्मिक बाधित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, नियमित होते हैं, संचालित होते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स की। साथियों, मिनिस्ट्रियल सर्वेंट्स कौन से होंगे? सीधा सा मतलब यह है कि राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 7 के सब क्लोज 19 में इसका अर्थ बताया गया है कि ऐसे कार्मिक जो सरकार के सामान्य और विशेष आदेशों द्वारा विशेष रूप से इस श्रेणी में घोषित किए गए हो। साथियों, राजस्थान मिनिस्ट्रियल स्टाफ रूल्स के अंतर्गत क्या होता है कि मिनिस्ट्रियल सेवाओं का दर्जा मिलता है। मिनिस्ट्रियल सर्विसेज में कौन से आते हैं? ग्रुप सी के जो कार्मिक होते हैं जिनको बाबू का दर्जा दिया होता है, क्लेरिकल का दर्जा होता है, जो दैनिक रूटीन कार्य करते हैं, वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स में आते हैं। साथियों, आप समझ गए होंगे कि राज्य सेवा राजस्थान में 4 प्रकार की सेवाएं बनाई गई है। एक तो राज्य सेवा है, एक अधीनस्थ सेवा है, एक मंत्रालयिक सेवा है और एक चतुर्थ श्रेणी सेवा है। तो मंत्रालयिक श्रेणी में आपके जो दैनिक कार्य करने वाले क्लर्क, दस्ती कार्य करने वाले बाबू आपके मंत्रालयिक कार्मिकों में आते हैं। ठीक है साथियों, आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मंथ के बारे में। मंथ क्या होता है, महीना क्या होता है? नियम 720 में इसका तात्पर्य बताया गया है कैलेंडर माह से है। मंथ का मतलब एक कैलेंडर माह। कैलेंडर के बारे में आप समझते ही हो कि पंचांग है, और ये पंचांग कोई विक्रम संवत का पंचांग नहीं है, ये सरकारी पंचांग की बात कर रहे हैं हम साथियों, सरकारी कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे मास गिनने चाहिए। कैलेंडर का मतलब होता है, मास का मतलब 30 दिन की अवधि, बाद में दिनों की संख्या जोड़ देनी चाहिए। जैसे 20 फरवरी 2023 से हमने 2 मई 2023 की गणना करी है, जिसमें कैसे किया जाएगा साथियों कि 20 फरवरी 2023 से 2 मई 2023 तक कितना दिन हो गए हैं, इसकी गणना हमें करनी है। तो पहले तो हमें फरवरी की गणना करनी है, तो 2023 में 20 तारीख से गिनेंगे 28 तारीख तक, तो 9 दिन ये हो गए आपके। 9 का हमने यहाँ हिसाब किताब आपको बता दिया है। और मार्च अप्रैल की बात करेंगे तो मार्च अप्रैल में 2 माह पूरे के पूरे यहाँ हो गए हैं। और मई की बात कर रहे हैं, 2 मई की बात कर रहे हैं तो 2 दिन आपके ये हो गए। तो आपके 2 माह 11 दिन ये आपके बनते हैं साथियों। तो इस तरीके से गणना की जाती है। जब आप जूनियर अकाउंटेंट्स बनेंगे तो दिनों की गणना, माह की गणना इस प्रकार से की जाएगी। इस तरीके से हम एक गणना कर रहे हैं 2 जनवरी से 1 मार्च तक के, तो 2 जनवरी से 31 जनवरी तक की अवधि 30 दिन होती है साथियों। और फरवरी का 1 माह होता है, 29 दिन या 28 दिन नहीं गिने जाएंगे, पूरा 1 माह गिना जाएगा यदि वो पूरी फरवरी आती है। तो 1 मार्च की अवधि को हम क्या करेंगे, 1 मार्च की अवधि को 1 दिन गिना जाएगा। तो इसमें 1 माह हो गए, 31 दिन हो गए। कई साथी इसमें गड़बड़ कर देते हैं, 29 दिन तो फरवरी के बता देंगे, 30 दिन आपके जनवरी के बता देंगे और 1 दिन ये बता देंगे, तो कहेंगे कि साहब 2 महीना हो गया। लेकिन ये 2 महीना नहीं होता साथियों, ये 2 माह 1 दिन होता है, क्योंकि 1 दिन तो ये हो गए, 30 दिन का 1 महीना होता है और 1 दिन शेष हो गया, तो ये आपका 2 माह 1 दिन बनता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम स्थानापन्न की बात करते हैं, ऑफिशिएट की बात करते हैं। ये ऑफिशिएट कौन है साथियों? आप जानते होंगे कि स्थानापन्न अधिकारी, खिलाड़ी आपने सुना होगा, क्रिकेट जब खेलते होंगे तो ऑफिशिएटिंग एक प्लेयर की नियुक्ति की जाती है किसी दूसरे स्थान के एवज में, किसी दूसरे व्यक्ति के एवज में यहाँ का खेलने आता हो। इसी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के एवज में यहाँ काम करता हो, वो ऑफिशिएटिंग होता है। जैसे नियम 723 में कहा गया है कि कोई राज्य कार्मिक
किसी पद पर स्थानापन्न के रूप में उस समय तक कार्य करता है जब तक वह उस पद पर कार्य करता है। सरकार चाहे तो किसी रिक्त पद के प्रति भी उससे ऑफिशिएट कर सकती है जिस पर किसी अन्य कार्मिक का लियन न हो। क्लियर कट लिखा हुआ है साथियों। ऑफिशिएट का मतलब ये होता है उस रिक्त पद के प्रति काम करना जिस पद के प्रति सरकार ने उसे बताया गया हो। तो ये सारी चीजें आपकी होती है। अब हम बात करते हैं वेतन के बारे में साथियों कि वेतन क्या होता है। वेतन की जब हम बात करते हैं साथियों तो नियम 724 में इसका अर्थ वेतन का अर्थ बताया गया है राज्य कार्मिक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वेतन, विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर स्वीकृत वेतन के अतिरिक्त जो उसके द्वारा स्थायी या स्थानापन्न पद के लिए स्वीकृत किया गया है या जिसे वह अपनी पदीय स्थिति के कारण प्राप्त करने का पात्र है, और विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य राशि जो राज्यपाल द्वारा स्वीकृत की गई है वो वेतन में आता है। वेतन का मतलब ये होता है, आपने सुना होगा कि वेतन में मूल वेतन आता है, मूल वेतन के बाद में महंगाई भत्ता आता है, विशेष भत्ता आता है, स्थायी भत्ता आता है, एचआरए आता है। ये सारे के सारे वेतन के हिस्से होते हैं साथियों। यदि कोई व्यक्ति आंशिक आधार पर कार्य करने वालों के रूप में राजकीय मुद्रणालय में नियुक्त किया जाता है। अब हम प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं साथियों। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में यदि कोई व्यक्ति पार्ट टाइम बेसिस पे नियुक्त होता है तो उसे किसी वेतन में मानकर उसका वेतन 200 घंटे तक काम करने के समान माना जाना चाहिए। ये एक नियम बना रखा है गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वालों को कि 200 घंटे तक के आधार पर उसे मासिक तनख्वाह दी जाती है, तो ये उसका वेतन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई डॉक्टर है तो निजी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता तो ऐसे डॉक्टर्स को सरकार प्रैक्टिस बंदी भत्ता देती है, मतलब प्रैक्टिस बंद होने के एवज में बंदी भत्ता देती है। और यदि कोई सर्जरी डॉक्टर है उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है तो उसको सरकार ग्रामीण भत्ता देती है। स्पेशली डॉक्टर्स के लिए राजस्थान सर्विस रूल्स में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई डॉक्टर केवल सरकारी सेवा में नौकरी करना चाहता है और यहाँ किसी प्रकार के प्रैक्टिस नहीं करना चाहता तो उसको प्रैक्टिस बंद होने का भत्ता मिलता है। और यदि कोई सर्जन जिसको शहरी क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं उसके बावजूद ये ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है तो सरकार उसे ग्रामीण भत्ता देती है। ये बहुत जोरदार चीज है, वेतन भत्ता मानते हैं इसको। अब हम पेंशन की बात करें साथियों, पेंशन क्या होती है। पेंशन के लिए नियम 725 में कहा गया है पेंशन शब्द का प्रयोग ग्रेजुटी मतलब उपदान, उपदान का मतलब ये होता है सरकार जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो 10 माह की तनख्वाह मतलब 300 दिन की तनख्वाह अनुदान के रूप में देती है, उसे ग्रेजुटी कहा जाता है। यदि उसकी मृत्यु हो गई हो या सेवानिवृत्ति उपदान डेथ कम रिटायरमेंट हो तो लाभों में किया जाएगा। पेंशन का मतलब ये होता है सरकार द्वारा यदि उसे 300 दिन की या 10 माह की ग्रेजुटी दी जा रही है तो पेंशन का हिस्सा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं परमानेंट पोस्ट की कि राजस्थान सर्विस रूल्स में परमानेंट पोस्ट क्या होती है। नियम 726 में साथियों ये बताया गया है कि समयावधि के बिना स्वीकृत वेतन की निश्चित श्रृंखला के दर वाले पद से है। क्लियर कट ये है कि बिना टाइम पीरियड के यदि कोई सैंक्शनड पेमेंट की एक निश्चित श्रृंखला के दायरे में आता है तो वो परमानेंट पोस्ट होती है। सरकार क्या करती है कि जितने भी कार्मिक होते हैं उनकी पद स्वीकृत करती है और पद स्वीकृति के बाद में यदि कोई व्यक्ति भर्ती हो जाता है तो उससे जो तनख्वाह मिलती है किसी निश्चित वेतनमान में, चाहे वो L1 में हो, L2 में हो, L16 में हो, L18 में हो, L20 तक हो, तो ये सारे के सारे आपके स्थायी पद में आते हैं। अब हम पर्सनल पे की बात करें साथियों, पर्सनल पे क्या होता है। नियम 727 में ये बताया गया है कि राज्य कार्मिक को स्वीकृत किए गए उस अतिरिक्त वेतन से है
जब कोई कार्मिक सावधि पद के अलावा मतलब टर्म पोस्ट मतलब 60 साल तक की नौकरी करने के अलावा किसी स्थायी पद पर कार्य करता है, परंतु वेतन में संशोधन के कारण या अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में उठाए गए कदमों के अलावा अन्यथा रूप से उस मूल वेतन में कमी हो जाने के कारण कोई हानि हो तो उसे पूरा करने के लिए पर्सनल पे स्वीकृत किया जाता है। कभी कभार क्या होता है साथियों, सरकारी कामकाज में कोई अफसर, कोई कार्मिक ने गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी करने के बाद में उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बाद में उसका क्या हो गया, उसका डिमोशन कर दिया गया, उसके वेतन में कटौती कर दी गई, कटौती करने के बाद में क्या हुआ, उसके मूल वेतन में बेसिक्स में कमी हो गई और उसकी हानि हो गई, तो उसको पूरा करने के लिए राजस्थान सर्विस रूल में क्या बताया गया है, व्यक्तिगत वेतन पर्सनल पे का उल्लेख किया है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं उपार्जित अवकाश की। साथियों, प्रिविलेज्ड लीव क्या होता है? उपार्जित मतलब अर्जित किया हुआ अवकाश। नियम 728 में क्लियर कहा गया है कि उपार्जित अवकाश का अर्थ सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर अर्जित अवकाश से है। प्राय 1 वर्ष की अवधि में 30 दिन के उपार्जित अवकाश मिलते हैं। सरकारी सेवा में 1 साल में एक व्यक्ति सेवा करता है तो उसके 30 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने में कितने दिन हो गए साथियों? 2.5 दिन। एक व्यक्ति यदि 1 माह में का नौकरी कर लेता है तो वो अपने खाते में 2.5 दिन का अवकाश अर्जित कर लेता है। ये तो हुई हमारी राजस्थान सर्विस रूल्स की बात। यदि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो पेमेंट एक्ट 1936 के अंतर्गत एक व्यक्ति महीने में 1.5 दिन का अवकाश अर्जित करता है। और यदि हम उसमें जाएं शिक्षा विभाग में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में या ITIs में या स्कूलों में, वहां 15 दिन का उपार्जित अवकाश दिया जाता है, क्योंकि वहां छुट्टियां आती है, शीतकालीन की छुट्टी आती है, वहां आपकी ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां आती है, उनाड़ा की छुट्टी, शालून की छुट्टी, तो ये छुट्टियां आपकी आती है, तो इसलिए उनको 15 दिन का ही उपार्जित अवकाश दिया जाता है। अब उपार्जित अवकाश से तात्पर्य नियम 91, 92 और 94 जब आप पढ़ेंगे तो उपार्जित अवकाशों की संख्या के बारे में इसमें दिया होगा, है ना। अब अवकाशों की संख्या निकालते समय क्या किया जाएगा साथियों? जितने समय के अवकाशों का उपयोग किया है उतना समय कम कर दिया जाएगा। क्या होता है कि हम एक गृहस्थी में रहते हैं साथियों, गृहस्थ जीवन जीते हैं और गृहस्थ जीवन में नए नए द्वंद्व आते रहते हैं। तो ये द्वंद्व क्या सरकारी कार्मिक के उसमें नहीं आते गए, उनके भी आते हैं। मान लो उसके खाते में साल भर में 30 दिन की छुट्टी जुड़ गई तो एक नियम ये भी है कि साहब आप ऐसा करो साहब, 30 दिन की जुड़ गए तो 15 दिन का एनकैश करा लो, 15 दिन बच गए। यदि एनकैश नहीं करा सकते हो पैसे का, छुट्टी ले लो, बड़ी छुट्टी काम आ जाएगी, मनाली घूमाओ, श्रीनगर घुमाओ, जहां मर्जी में आओ घुमाओ, अपने घर के काम काज कर लो, तो इसके लिए दी जाती है। और यदि ये भी नहीं करते हो तो 300 दिन की छुट्टी बचा लो, तो जब आप पेंशन पे जाओगे, रिटायरमेंट पे जाओगे, तो सरकार ग्रेजुटी के रूप में दे देगी। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए आपको। एक कैश स्टडी हम दे रहे हैं साथियों आपको। यदि कोई कार्मिक अर्जित अवकाशों की संख्या 91 में, जैसे मान लो मेरे खाते में 91 अवकाश है, वास्तव में मेरे खाते में 91 अवकाश अभी, है ना, तो 1 जनवरी 2023 को उसके खाते में 15 दिन और जोड़ दिए गए। कारण क्या होता है, जब अवकाश जुड़ता है, एक तो 1 जनवरी को जुड़ता है और एक 1 जुलाई को जुड़ता है, तो उसके जुड़ते हैं तो 15 दिन के जोड़ दिए, तो उसके अर्जित अवकाशों की संख्या कितनी हो गई? 106 हो गई। मेरी 1 जुलाई को 106 हो गई है साथियों, है ना। और कार्मिक द्वारा फरवरी माह में 20 दिन का उपार्जित अवकाश ले लिया उसने, 20 दिन चला गया फरवरी माह में। कहाँ चला गया? फरवरी माह में पुष्कर मेला देखने या मरु महोत्सव देखने या थार महोत्सव देखने।
तो बकाया उपार्जित अवकाश उसकी सेवा पुस्तिका में 86 अर्जित कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है साथियों, यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं पद के परिकल्पित वेतन की। प्रीजम्पटिव पे ऑफ पोस्ट, पद का परिकल्पित वेतन का मतलब नियम 729 में यह बताया गया है, किसी विशेष कार्मिक के लिए किया जाता है तो इसका तात्पर्य उस वेतन से है जिसे यदि वह उस पद को स्थायी पद से धारण करता तो पाने का अधिकारी होता और अपना कार्य करता रहता, परंतु उसमें किसी विशेष वेतन उस समय तक शामिल किया जा सकता जब तक उस राज्य कार्मिक अपने कर्तव्य अदा नहीं करता या जिम्मेदारी नहीं लेता या ऐसी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में नहीं पड़ा होता जिसे ध्यान में रखकर उसे विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था। साथियों, ये अजम्पशन, पेमेंट का अजम्पशन तब किया जाता है यदि कोई कार्मिक 1990 से कामकाज कर रहा था, अस्थायी पद के साथ कामकाज कर रहा था, परमानेंट नहीं हुआ था और उसको सरकार ने 2000 में जाकर परमानेंट किया। परमानेंट किया तो वो कहेगा कि साहब मेरे 10 साल का पिछले का वेतन का क्या हुआ, तो पिछला वेतन तो उसे नहीं देंगे, उसको नोशनल बेनिफिट दे दिया जाएगा। साथियों, एक कल्पना के आधार पे मान लिया जाएगा कि 1990 में ये व्यक्ति था, 2000 में परमानेंट हुआ और यदि ये कामकाज कर रहा होता तो 10 साल में इसकी बेसिक्स इतनी हो जाती, तो आज इसकी बेसिक्स इतनी हो गई है, तो ये तो कर दिया प्रीजेम्पटिव, लेकिन पिछले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, नोशनल लाभ उसको दे दिए जाएंगे। ये परिकल्पित वेतनमान है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साथियों प्रोबेशनर्स का। आप सरकारी सेवा में जाओगे तो सबसे पहले प्रोबेशनर कहलाओगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रोबेशनर का मतलब अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। प्रोबेशनर वह कार्मिक होता है जो किसी सेवा में या किसी कैडर में स्थायी रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त होता हो। यदि आप जूनियर अकाउंटेंट बनते हैं तो आप जूनियर अकाउंटेंट कैडर में किसी रिक्त पद के प्रति बन रहे हैं। सरकार ने ये जो 5390 पोस्ट निकाली है आपके लिए, वो रिक्त पद पे है और आप इसमें सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद में आप नियमित रूप से नियुक्त हो गए। अब नियमित रूप से नियुक्त हो गई तो प्रोबेशनर किसे कहा जाएगा? उस कार्मिक के लिए प्रभावी नहीं मानी जाएगी जो किसी पद एक कैडर में स्थायी रूप से कार्य करता हो और केवल दूसरे पद पर परिवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाता हो। ये प्रोबेशनर की परिभाषा ये उन कार्मिक के लिए नहीं होगी, जैसे मान लो एक विभाग में वो पिछले 3 साल से 4 साल से स्थायी कार्मिक के रूप में सेवाएं दे रहा था, लेकिन क्या हुआ साथियों, वो व्यक्ति दूसरे विभाग में चला गया। दूसरे विभाग में चला गया तो वो प्रोबेशनर नहीं कहलाएगा, वो ऑन प्रोबेशन पे कहलाएगा। उस विभाग में ऑन प्रोबेशन पे होगा। कोई व्यक्ति जिसे एक कैडर में स्थायी पद पर नियुक्त होता है तो प्रोबेशनर तब तक नहीं माना जाता जब तक उसमें परिवीक्षक के निश्चित शर्तें नहीं जोड़ दी गई हो। जैसे कोई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय तक वह प्रोबेशन पद समझा जाएगा। जैसे राज्य सेवा के अधिकारियों को एक परीक्षा देनी होती है, विभागीय परीक्षा, और विभागीय परीक्षा जब तक वो पास नहीं कर लेता तब तक प्रोबेशनर माना जाएगा, उसका प्रोबेशन तब तक खत्म नहीं होगा। तो हमें अब प्रोबेशनर और ऑन प्रोबेशनर का अर्थ समझना चाहिए। तो प्रोबेशनर तो वह होता है साथियों जो एक निश्चित शर्तों के साथ में, प्रोबेशन की निश्चित शर्तों के साथ में स्थायी रूप से रिक्त किसी पद या उस पद के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है। और प्रोबेशन पे कौन सा होगा? ऑन प्रोबेशन कौन होगा? जो किसी पद पर आवश्यक नहीं कि वह पद मूल रूप से रिक्त हो और भविष्य में नियमित नियुक्ति की योग्यता निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता हो। ऑन प्रोबेशन पे कौन कहलाएंगे? जैसे यूपीएससी द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को कार्मिक विभाग द्वारा कैडर आवंटित कर दिया और ये कैडर आवंटित करने के बाद में वो प्रोबेशन पर आईएएस ऑफिसर 6 से 9 साल तक रहता है और उसको पहली पोस्टिंग जिला कलेक्टर के रूप में
मिलती है साथियों। जब तक वो जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त नहीं हो जाता तब तक ऑन प्रोबेशन कहलाता है। तो वो ऑन प्रोबेशन हुआ। और इन अफसरों को प्रोबेशनरी आईएएस कहा जाता है। सुना होगा आपने नाम, यदि आप कुछ सत्ता के बारे में, सेवा के बारे में जानते हो तो। जब निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनका प्रोबेशन पूरा होना माना जाता है। मसूरी में जाना पड़ता है साथियों उनको प्रोबेशन पूरा करने के लिए विभागीय परीक्षा देने। इसी प्रकार राज्य सेवा के अफसरों को भी प्रशिक्षण के दौरान प्रोबेशनरी और 2 वर्ष तक प्रोबेशन पर माना जाता है। जब वो शर्तों के अधीन काम करते हैं तो प्रोबेशनरी, और 2 वर्ष तक रहते हैं तो प्रोबेशन पर माना जाता है। अब प्रोबेशनरी ट्रेनिंग कौन से हैं साथियों? प्रोबेशनरी ट्रेनिंग नियम 7:30 में ये कहा गया है कि प्रोबेशनरी ट्रेनिंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी सेवा या कैडर में स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से सामान्यतः 2 वर्ष के लिए निश्चित पारिश्रमिक के रूप में प्रशिक्षणाधीन रखा जाए। सीधा सा मतलब यह है, प्रोबेशनल ट्रेनी वह अधिकारी, वह कार्मिक होगा जो किसी कैडर में, जैसे मान लो जूनियर अकाउंटेंट कैडर में आप रिक्त पद के प्रति सीधी भर्ती के माध्यम से सेलेक्ट हो गए तो 2 वर्ष तक आपको एक निश्चित तो वेतन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ये तो प्रोबेशनल ट्रेनिंग है अभी, तो ये प्रोबेशनल ट्रेनिंग हो गए। अब स्पेशल पे की बात करें साथियों, स्पेशल पे क्या होता है? नियम 7:21 में स्पेशल पे का तात्पर्य बताया गया है कि ऐसा कार्मिक जिनको वेतन के अलावा अन्य वेतन मिलते हो, जैसे पुलिस का कामकाज करना एक कठिन काम माना जाता है साथियों। इसलिए राज्य सेवा में राज्य कार्मिक को, पुलिस के कार्मिक को विशेष वेतन दिया जाता है। तो कठिन प्रकृति का कार्य करने के लिए या कार्य अथवा उत्तरदायित्व विशेष वृद्धि हो जाने के लिए स्वीकृत किया जाता है तो वो कार्मिक को क्या मिलते हैं? विशेष वेतन मानते हैं। जैसे एक केस स्टडी हमने दी है, यदि कोई कार्मिक किसी विशेष पद पर नियुक्त किया जाता है और उसके पदीय दायित्व पूरा करता है, साथ ही उसे किसी अन्य विभाग के पद का भी अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त कार्यभार का भत्ता दिया जा सकता है, पारिश्रमिक नहीं। तो ये पारिश्रमिक नहीं मिलता साथियों, उसको वेतन भत्ता जो एडिशनल चार्ज का अलाउंसेस मिल सकता है साथियों। अब सुपीरियर सर्विसेज की बात करें हम, सुपीरियर सर्विसेज में यह होता है कि चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़ दीजिए, सारी सेवाएं सुपीरियर सर्विसेज में मानी जाएगी, उच्च सेवा में मानी जाएगी। चाहे वो राज्य सेवा का हो अफसर, चाहे सबॉर्डिनेट सेवा का कार्मिक हो, चाहे मंत्रालय सेवा का कार्मिक हो, ये तीनों के तीनों कार्मिक ही आपके उच्च सेवा के माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस ग्रांट की, निर्वाह अनुदान की सब्सिस्टेंस ग्रांट। नियम 7:33 में इसका तात्पर्य एक राज्य कार्मिक को दी गई उस मासिक सहायता से बताया गया है जिसे वेतन या अवकाश वेतन के रूप में कुछ भी नहीं दिया जा रहा हो। क्या होता है कभी कभार साथियों, कोई कार्मिक को वेतन भत्ता नियमित नहीं दिया जाता, उसकी वजह है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया हो, उसको एपीओ कर दिया गया हो, तो सरकार क्या करती है कि निलंबित कार्मिक को अपना गुजारा चलाने के लिए सब्सिस्टेंस ग्रांट देती है। और जब उसकी कार्रवाई पूरी हो जाती है, सही पाया जाता है, तो उसके साथ क्या होता है साथियों, उसके साथ में उसे वापस बकाया वेतन दे दिया जाता है। अब मूल वेतन की बात करें सब्सिस्टेंस पे की, नियम 7:34 में यह बताया गया है, नियम 7:24 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा स्वीकृत उस वेतन से है जो विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य वेतन के अतिरिक्त हो, जो वह स्थायी पद पर नियुक्त होने के कारण या उसमें किसी कैडर में स्थायी नियुक्ति होने के कारण प्राप्त करने का अधिकार हो। मूल वेतन किसे प्राप्त होता है? बेसिक वेतन उसे प्राप्त होता है जिसने स्थायी पद पे नियुक्ति धारण कर ली हो, जिसने 2 साल पूरे कर लिए हों, वो इसमें शामिल होता है साथियों। अब हम बात करते हैं स्थायी नियुक्ति की, सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट। स्थायी नियुक्ति कब होगी? ऐसा राज्य कार्मिक ऐसे स्थायी पद पर नियुक्ति से है जिसमें वह पदाधिकार अर्जित कर लेता है। सामान्यतः साथियों राज्य सेवा में 2 साल जो पूरी कर लेता है तो उसका पदाधिकार बन जाता है, और पदाधिकार बनते ही वो सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट
या स्थायी नियुक्ति का अधिकार हो जाता है। इसके लिए लोग बड़े खुश होते हैं जब उसके 2 साल पूरे हो जाते हैं। तो अब हम अस्थायी पद की बात करें, टेम्पररी पोस्ट कौन सी होती है? टेम्पररी पोस्ट होती है साथियों ऐसी पोस्ट है जो एक वेतनमान में निश्चित समय या अवधि के लिए सृजित किया जाए। इसमें यदि कोई कार्मिक अस्थायी पद पर कार्य करता है तो उसके अवकाश की स्वीकृति से सरकार को कोई खर्च नहीं करना पड़ता। स्थायी पद पे तो सरकार को पद क्रिएट करने पड़ते हैं, स्वीकृति देनी पड़ती है, लेकिन अस्थायी पद के लिए कोई खर्च नहीं होता। कोई निश्चित समय के लिए होती है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ये टेम्पररी पोस्ट होती है साथियों। अब हम बात करते हैं टेन्योर पोस्ट की। टेन्योर पोस्ट का मतलब होता है कि जिसे एक अधिकारी एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता। मान लो कह दिया गया 2 साल तक का टेन्योर के लिए पद है या 3 साल के लिए टेन्योर के लिए पद है, तो वो आपकी सावधि पद कहलाएगा। संदेह की दशा में सरकार तय करती है कि अमुक पद सावधि पद है या नहीं, यह तय किया जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम स्केल पे की साथियों। नियम 737 में एक आ गया है, उस वेतन से जो इन नियमों में दी गई शर्तों के आधार पर एक निश्चित अवधि के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम चलता हो। जैसे हम 7th पे कमीशन की बात करें, 7th पे में आपके जो लेवल थे वो बढ़ा दिए, L1 से L20 कर दिया। पहले पे मैट्रिक्स चला करती थी 6th पे कमीशन में, उससे पहले ग्रेड चला करती थी। तो ग्रेड के बाद में पे मैट्रिक्स आया, पे मैट्रिक्स के बाद में आजकल लेवल आ गया। L1 में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है वो L1 से स्टार्ट करता है और L20 अंतिम होती है जो चीफ सेक्रेटरी की, डायरेक्टर्स की लेवल होता है। L1 से L20 तक की होती है। जैसे मैं अभी 6600 ग्रेड पे में हूँ साथियों, तो मैं L16 में आ गया हूँ। तो मेरी अभी 17, 18, 19, 20 अंतिम स्लेब 20वीं हो गई, तो L20 की स्लैब कहलाएगी साथियों। अब एक पद को दूसरे पद के समय वेतनमान के समकक्ष उसी स्थिति में कहा जाता है जब दोनों पदों के वेतनमान समान हो और दोनों पदों के व्यक्ति एक ही कैडर में आते हो या किसी कैडर में एक ही क्लास में आते हो। अब यह होता है कि एक समय वेतनमान का कौन सा कहलाएगा, समकक्ष वेतनमान कौन सा कहलाएगा। 6600 ग्रेड पे में हमारे सेवा के अफसर आते हैं, हमारे कैडर के अफसर आते हैं, दूसरे कैडर के भी आते हैं, हमारी सर्विसेज के भी आते हैं, दूसरे सर्विसेज के आते हैं। तो इक्वल लेवल हो जाएगा साथियों। तो ये एक कैडर के माने जाते हैं या एक क्लास के माने जाते हैं। तो उत्तरदायी समानता या उनके कर्तव्य एक जैसे हो, तो ये सारे के सारे आपके टाइम स्केल में माने जाते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर की हम बात करें साथियों, नियम 738 में एक आ गया है कि किसी राज्य कार्मिक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां वो नियुक्त है, मान लो अलवर में नियुक्त है और उसका ट्रांसफर दौसा कर दिया जाता है, तो वो नवीन पद कार्यभार संभालने के लिए उसके मुख्यालय स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप प्रस्थान करता है, तो ट्रांसफर कहलाता है। समझ में आ गई होगी आपको। वैकेशन डिपार्टमेंट्स कौन से हैं साथियों? विश्रामकालीन विभाग। वैकेशन डिपार्टमेंट्स वो होते हैं साथियों जहां एक नियमित रूप से अवकाश रखा जाता हो। जैसे मान लो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, पॉलिटेक्निक्स है, यहाँ अवकाश आते हैं तो इनको वैकेशन डिपार्टमेंट्स कहते हैं। जैसे एक विभाग या उसका वह भाग जिसमें प्रतिवर्ष नियमित रूप से अवकाश रखा जाता हो और इन अवकाशों के अवधि में उस विभाग के कार्यों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाती हो। जैसे मान लो कह दिया जाए कि भाई आप 30 दिन के लिए छुट्टी चले जाइए, तो कह दिया जाता है आपसे कोई काम नहीं कराया जाएगा और आपको तनख्वाह भी मिल जाएगी। तो ये विश्रामकालीन डिपार्टमेंट्स है। मान लो किसी विभाग के कार्यों में नगण्यता आ गई हो, कभी कभार सरकार क्या करती है कि कह देती कि भाई तुम छुट्टी पे जाओ, जानबूझ छुट्टी पे भेज देती है। कंपनियों में तो होता ही ऐसा है, जब उसका काम नहीं चल रहा हो, प्रोडक्शन फुल हो, वो कह देते हैं अपने कार्य में जाओ छुट्टी मनाओ, सीधे सीधे नहीं कहती जाओ छुट्टी मनाओ। ऐसे विभाग भी, सरकार में भी ऐसा हो सकता है साथियों। किसी विभाग में जब काम नहीं रहा हो तो उसकी प्रासंगिकता नहीं रही हो, तो सरकार द्वारा उसके कार्मिकों को निश्चित अवधि के लिए अवकाश पर रख दिया जाता है और उस विभाग को विश्रामकालीन विभाग घोषित कर दिया जाता है। अब पेंशन के योग्य संस्थापन कौन से, नॉन पेंसेबल एस्टेब्लिशमेंट्स कौन सी है? नियम 740 में इसका तात्पर्य एक ऐसे संस्थापन से है
जिसका वेतन राज्य बजट में अधिकारियों का वेतन और संस्थापन का वेतन मद से चुकारा न किया जाकर अन्य मदों जैसे कार्यालय व आदि से चुकारा किया जाता हो। क्या होता है, कभी कभार वेतन के भी साथियों मदे होती है, आइटम्स होते हैं, कौन सी मद से वेतन उठाया जाएगा, लेकिन कभी कभार उसके लिए व्यवस्था नहीं की जाती वेतन में, तो उसके लिए जो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर्स होता है उससे वेतन भत्ते दिए जाते हैं और इस आधार पे उसको पेंशन के अयोग्य संस्थापन कहते हैं। तो साथियों, ये था हमारा स्थानांतरण की प्रक्रिया। आपको ये हमारा आरएसआर का डेफिनेशन कैसा लगा और हमारे जो उदाहरण थे, हमारी जो केस स्टडीज थी, वो कैसे लगे, इसके बारे में जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप देखते रहिए हमारा आरएसआर का डेफिनेशन के बाद में सर्विस रूल्स में बात करेंगे, हम सेवा शर्तों की बात करेंगे और हम बात करेंगे अवकाशों के। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।